1950 के दशक में दो नई दवाओं की खोज से कई अरब डॉलर का बाजार तैयार हुआ एंटी डिप्रेसेंट्स के लिए। दोनों ही डिप्रेशन के इलाज के लिए बनी ही नहीं थी। वास्तव में उस समय कई डॉक्टर और वैज्ञानिक मानते थे कि डिप्रेशन का एकमात्र इलाज है मनोचिकित्सा। दशकों लंबी यात्रा ने डिप्रेशन के बारे में हमारी समझ में क्रांतिकारी बदलाव किया और ऐसे सवाल उठाए जिन पर हमने पहले विचार नहीं किया था। उन पहली दो एंटी डिप्रेसेंट दवाओं में से एक आइप्रोनाइजिड टीबी के इलाज में काम में आती थी। 1952 के एक परीक्षण में टीबी का इलाज तो हुआ, पर उन रोगियों का मूड भी बेहतर हुआ जिन्हें डिप्रेशन की शिकायत रहती थी। 1956 में एक स्विस चिकित्सक ने भी ऐसा ही असर देखा। इमेप्रेमीन के परीक्षण में, जो एलर्जिक रिएक्शंस के लिए बनी थी, दोनों दवाओं ने न्यूरोट्रांसमीटर्स के एक वर्ग मोनोअमीन्स को प्रभावित किया। इन एंटी डिप्रेसेंट दवाओं की खोज से निकला केमिकल इम्बैलेंस का सिद्धांत, जिसके अनुसार डिप्रेशन मस्तिष्क के सिनैप्सिस में अपर्याप्त मोनोअमीन्स के कारण होता है। आइप्रोनाइजिड, इमेप्रेमीन और उनके जैसी अन्य दवाएं संतुलन कायम करती हैं, मस्तिष्क में मोनोअमीन्स की उपलब्धता बढ़ाकर। ये दवाएं कई अलग अलग मोनोअमीन्स को निशाना बनाती हैं, जिनमें से प्रत्येक मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के रिसेप्टर्स को प्रभावित करती हैं। इसका मतलब अनेक साइड इफेक्ट्स जैसे सिरदर्द, घबराहट, संज्ञानात्मक तकलीफें जैसे याद न रहना, सोचने और निर्णय लेने में कठिनाई। दवाओं को अधिक लक्षित बनाने और दुष्प्रभावों को कम करने के लिए वैज्ञानिकों ने मौजूदा एंटी डिप्रेसेंट्स का अध्ययन शुरू किया, ये पता लगाने के लिए कि कौन से खास मोनोअमीन्स डिप्रेशन कम करने में योगदान देते हैं। 1970 के दशक में कई अलग अलग शोधकर्ता एक उत्तर पर सहमत हुए। सबसे प्रभावी एंटी डिप्रेसेंट्स एक खास मोनोअमीन पर काम करते थे, जो था सेरोटोनिन। इस खोज के परिणाम स्वरूप उत्पादन शुरू हुआ फ्लूऑक्सेटिन या प्रोजैक का 1988 में। ये एक नए वर्ग की पहली दवा थी जिन्हें कहते हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स या SSRIs। ये सेरोटोनिन के पुनः अवशोषण को रोककर मस्तिष्क में अधिक सेरोटोनिन उपलब्ध कराती है। प्रोजैक असरदार थी। पुराने कम लक्षित एंटी डिप्रेसेंट्स की तुलना में इसके साइड इफेक्ट कम थे। प्रोजैक के निर्माताओं ने मार्केटिंग पर भी पूरा जोर लगाया। डिप्रेशन के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाकर आम जनता और चिकित्सा समुदाय दोनों में लोग अवसाद को एक बीमारी के रूप में देखने लगे, जिसके तंत्र पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं। इससे डिप्रेशन से जुड़ा दोष और कलंक का भाव कम हो गया। ज्यादातर लोग मदद लेने लगे। 1990 के दशक में डिप्रेशन का इलाज करवाने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी। साइकोथेरेपी और अन्य उपचार कम हो गए। अधिकांश लोगों का इलाज केवल एंटी डिप्रेसेंट्स दवाओं से होने लगा था। लेकिन आज हम डिप्रेशन के कारण क्या हैं, इसका इलाज कैसे करें, इस पर बहुत अधिक बारीकी से ध्यान देते हैं। डिप्रेशन के हर मरीज को प्रोजैक जैसी SSRIs फायदा नहीं करती। अन्य न्यूरोट्रांसमीटर्स पर काम करने वाली दवाइयां कुछ लोगों पर बेहतर काम करती हैं, या फिर कोई दवा असर ना करे। कईयों के लिए मनोचिकित्सा और एंटी डिप्रेसेंट्स दोनों एक साथ किसी एक से अधिक प्रभावी रहती हैं। हम नहीं जानते कि एंटी डिप्रेसेंट्स किस तरह काम करते हैं और क्यों। इनसे मोनोअमीन्स के लेवल दवा लेने के कुछ ही घंटों में बदल जाती है, लेकिन मरीज को अक्सर हफ्तों बाद फायदा महसूस होता है। और एंटी डिप्रेसेंट्स बंद करने के बाद भी कुछ मरीजों को फिर कभी डिप्रेशन नहीं होता, जबकि कुछ को हो जाता है। अब हम स्वीकार करते हैं कि हमें डिप्रेशन का कारण या एंटी डिप्रेसेंट्स क्यों कर असर करते हैं नहीं पता। केमिकल इम्बैलेंस सिद्धांत बस एक अधूरी व्याख्या है। ये संयोग नहीं हो सकता कि लगभग सभी एंटी डिप्रेसेंट्स सेरोटोनिन पर काम करते हैं, पर इसका यह मतलब नहीं है कि सेरोटोनिन की कमी डिप्रेशन की वजह है। अगर ये अटपटा लगे तो एक सीधा उदाहरण लें। स्टेरॉयड क्रीम पॉइजन आईवी से होने वाले रैशेज का इलाज कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रैशेज का कारण स्टेरॉयड की कमी थी। इस बीमारी को समझने के लिए हमें अभी भी काफी कुछ करना है। सौभाग्य से अब हमारे पास इसके इलाज के लिए प्रभावी उपकरण हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप कुछ नया सीखने का मौका कभी न गंवाएं।